एनआईटी श्रीनगर के नए गेस्ट हाउस और स्टेट ऑफ आर्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जैसा अभी डॉक्टर सहगल बता रहे थे, 60 वर्षों की जो आपकी यात्रा रही है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय रही है और मुझे लगता है कि किसी भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन की जो पहली जिम्मेदारी है वो सोसाइटी की समस्याओं में हमारा उसके समाधान में क्या योगदान हो सकता है। मोटे तौर पर शिक्षा किस लिए, अगर बेसिक परिभाषा एजुकेशन की कोई समझे तो मुझे लगता है कि काम क्या है, यानी आप जैसे गुरुजनों का, तो हमारे अंदर की जो अनुभूति है उसे कैसे हम ठीक ढंग से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस दिशा में कैसे जा सकते हैं, उसे जागृत करने का काम ही मुझे लगता है कि टीचर का होता है। ये मोटी मोटी परिभाषा मुझे समझ में आती है। और अगर आप देखें तो जिसने ये अपने अंदर की अनुभूति को पहचाना उन्होंने जीवन में बड़ा काम किया, क्या वो विज्ञान के क्षेत्र में लें, ह्यूमैनिटीज़ के क्षेत्र में लें। अब कई बार गांधी जी कक्षा 8 में पढ़ते थे तो राजा हरिश्चंद्र नाटक देखने गए। उस नाटक से वो इतने प्रभावित हुए कि जब घर लौटे तो शीशे के सामने खड़ा होकर के और वो डायलॉग बोलते थे। तब तो उन्होंने प्रण किया कि उनकी अंदर की अनुभूति क्या थी कि सत्य। अब उन्होंने कठिन और बड़ा संकल्प लिया कि जीवन में सत्य को कभी नहीं छोड़ेंगे। और बाकी आप जो कह लीजिए, उनको राष्ट्रपिता, स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेता, देश की आज़ादी में सबसे अप्रतिम योगदान, लेकिन मूल जो उनका चरित्र था वो ये था कि सत्य को कभी नहीं छोड़ा उन्होंने। अब कम लोग जानते हैं कि गांधी जी के पास हाई स्कूल डिप्लोमा के अलावा कोई डिग्री नहीं थी। लोग उनको बैरिस्टर कहते हैं, उनके पास लॉ की डिग्री नहीं थी। वो प्रैक्टिसिंग लॉयर की डिग्री उनको मिली थी। दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने एक स्कूल स्थापित किया और उस स्कूल से बहुत जुड़े रहे। वहाँ से आने के बाद यूनिवर्सिटी बनाई, आज भी वो यूनिवर्सिटी चल रही है। और उस जमाने में महिलाओं के लिए पॉलिटेक्निक खोला और देश के जो मूर्धन्य साइंटिस्ट थे, सीवी रमन से लेकर के प्रोफेसर बसु तक, उनको उस बोर्ड पर रखा। कई बार भ्रम हो जाता, लोग कहते हैं गांधी जी टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे, लेकिन उस समय महिलाओं के लिए पॉलिटेक्निक खोलना, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा काम है। और मुझे लगता है कि अब उस दिशा में इस देश में भी सोच आगे बढ़ी है और स्वाभाविक रूप से अब हम इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। और ख़ास तौर से पिछले 7-8 वर्षों में देश में जो बड़ा बदलाव हुआ है, मोटे तौर पर 86,000 स्टार्टअप्स आज हिंदुस्तान में हैं। हर रोज़ 10 नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। यूनिकॉर्न की संख्या हमारी बढ़ती जा रही। अब ये जो नॉलेज इकानमी की बात होती है, तो नॉलेज इकानमी आज ये बहुत प्रचलित शब्द है, लेकिन आप देखेंगे तो हम तो बहुत पहले नॉलेज इकानमी थे। जब दुनिया के लोगों को सर्जरी के बारे में ज्ञान नहीं था, तब हमारे पास प्रेसिजन इक्विपमेंट थे। उस समय हिंदुस्तान में सर्जरी होती थी। जब पानी के जहाज, इंग्लैंड के जहाज समुद्र में भटक जाते थे, तब हिंदुस्तान के जहाज अफ्रीका पार करके दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे। उस समय जो हम स्टील बनाते थे, दुनिया में कहीं वैसा स्टील नहीं बनता था। और सोने की चिड़िया इसलिए नहीं बन गई कि हमारे पास सोने की बड़ी खान थी। हम स्टील ले जाते थे, मलमल ले जाते थे, दुनिया के दूसरे देशों को देते थे और वहाँ से सोना ले आते थे। ये बीच के कालखंड में जो हमारी मूल प्रतिभा थी, और हम संपन्न इसलिए थे कि हमारे पास नॉलेज थी, उसके कारण हम संपन्न थे। बाकी हमारे पास कोई रिसोर्सेस ऐसे नहीं, आज भी नहीं। मुझे लगता है कि अब फिर वो दौर हमारा लौट रहा है और आप जैसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। और मुझे लगता है कि जो काम एनआईटी ने किया है वो निश्चित रूप से वो प्रशंसनीय है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में रैंकिंग और नंबर, मुझे लगता है कि ये तो मैंने अगर हिंदुस्तान को ऊपर से एक तस्वीर ली जाए तो पूरा देश लगता है कि एग्जामिनेशन सेंटर हो गया। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत सारी, मुझे लगता है कि समस्याओं का निदान दिया है। यहाँ तो आप लोग उस दिशा में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और ख़ास तौर से
रिसर्च के फील्ड में, और आज जो देश की ज़रूरत है, एनआईटी ने बहुत सराहनीय काम किया है। सुविधाएं लगातार आपकी बढ़ती जा रही हैं, सुविधाओं की आवश्यकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि आप लोगों का जो कमिटमेंट है वो उसने ज़्यादा बड़ा परिवर्तन किया है। और आप ही लोगों का ये इंस्टीट्यूशन है, देश का इंस्टीट्यूशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में रैंकिंग में तो सुधार होगा ही, लेकिन रियल जो समस्याएं हैं कश्मीर की, जम्मू की, उसमें कुछ आपका योगदान। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो मैंने 2-3 बातें आप लोगों से अनुरोध के तौर पर कही थी। जैसे यहाँ स्नोफॉल बहुत होता है, अब सड़क हमारी खराब हो जाती है, तो हॉट मिक्स से कोल्ड मिक्स की टेक्नोलॉजी अब दुनिया भर में आ गई। अब एनआईटी ये काम कर सकती है कि हम ऐसी सड़क बनावे कश्मीर डिवीजन में कि अब वो सड़क बर्फ हो तो भी न खराब हो। फार फ्लंग एरिया में सिग्नल भेजना है, टावर नहीं है, तो क्या मैकेनिज्म हो सकता है कि वी कैन सेंड सिग्नल। वैसे एनर्जी का है, अब साधन सब खत्म होते जा रहे, सड़क बनाने के मटेरियल्स है। मुझे लगता है कि ये जो समाज की समस्या है उसका समाधान भी आप ही के सहयोग से हम करना चाहते हैं। और इस बार तो हायर एजुकेशन काउंसिल का एक गठन हम लोगों ने किया है। मैं चर्चा कर रहा था डॉक्टर साहब, प्रोफेसर दिनेश सिंह जी जो वाइस चांसलर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी को, उनको भी लाया है। कवि आर्या साहब आए थे मुंबई के, आप सब लोग, आप में से अनेक लोग जानते होंगे। बीमार थे बेचारे, तभी उन्होंने आईसीयू से निकल करके और कहे कि हमसे, उन्होंने कहा कि साहब मैं ज्वाइन करूंगा वर्चुअल मोड में। हमने कहा नहीं, अब ठीक हो जाइए तब आइएगा। प्रोफेसर रंगराजन जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी सहमति दी है। हमारे सभी वाइस चांसलर भी उसमें लगे हैं। तो पहली बैठक हम लोगों ने की थी, उसमें ये हुआ कि भाई एनआईटी, आईआईटी जो भी इंस्टीट्यूशन हैं भारत सरकार के भी, उनको भी साथ जोड़ करके, और प्राथमिक दायित्व तो मुझे लगता है किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का ये है कि वहाँ यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या लाभ उससे मिलता है, यहाँ की समस्याओं के समाधान में हम कितना योगदान कर सकते हैं। और इस बार एक फैसला हम लोगों ने किया है कि हायर एजुकेशन का बजट भी, हमने अपने सभी वाइस चांसलर से भी कहा है कि भाई आप सजेस्ट करिए कि कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम धन खर्च करें ताकि हम यहाँ के लोकल बच्चे जो हैं, हमारे स्थानीय बच्चे जो हैं, वो देश में अच्छा कर सकें। तो एक अच्छा वातावरण पिछले 2-3 सालों में बना है, आप सब लोगों के सहयोग से बना है। मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि इन समस्याओं पर भी थोड़ा चिंता करने की ज़रूरत है। बाकी पढ़ाई लिखाई, रैंकिंग, ये सब आपकी बहुत बेहतर है, भविष्य में और बेहतर होगी। मैं आप सब लोगों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।